हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज पर वीडियो लेकर आए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे एक संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये संविधान में पहले नहीं हुआ करता, लेकिन बाद में इसे संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जो हमें राज्य के लिए या हमारे देश के लिए फॉलो करने होते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज एक सिटीजन के लिए बनाई गई है कि आपको इन सभी ड्यूटीज को फॉलो करना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के पार्ट 4 में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब पार्ट 4 ए में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मिलती है इंफॉर्मेशन, जो कि आर्टिकल 51 ए डिस्क्राइब करता है। पार्ट 4 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। एज ऑफ नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। टोटल यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, यानी कि यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई भी वर्ड नहीं था, लेकिन 42 एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे भी संविधान का एक पार्ट बनाया गया। अब आर्टिकल 51 ए उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। So it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem। यानी कि हमारे सभी नागरिकों की, हमारे देश के सभी नागरिकों की ये ड्यूटी है कि यहाँ पर वो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो उसकी रिस्पेक्ट करें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम की। ये उनका कर्तव्य है। जो लोग ऐसा नहीं करते, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करते या नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें एक्चुअल में तो इंडिया में रहने का राइट है ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो एक एज अ क्राइम कंसिडर किया जाता है। जैसे कि नेशनल फ्लैग की आप डिसरिस्पेक्ट करते हो या नेशनल एंथम की आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये एक तरह का क्राइम माना जाएगा, एक तरह का ऑफेंस, यहाँ पर अपराध माना जाएगा। To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। यानी कि हमारे नेशनल स्ट्रगल, जो भी नेशनल स्ट्रगल स्वतंत्रता के लिए किए गए थे, उन्हें उनके नोबल आइडियल्स को हम फॉलो करें। यानी कि जो भी लीडर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनको हम फॉलो करें यहाँ और उनकी भी रिस्पेक्ट करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक सिटीजन का ही कर्तव्य है कि वो देश में एकता को बनाए रखे, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कंट्री को डिफेंड करना भी एक नागरिक का ही कर्तव्य है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ट्रांसिटिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रेशनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। यानी कि
देश में हार्मोनी, शांति को मेंटेन रखना और सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर भाईचारे की भावना रखना। भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, पर यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ना रीजनल, ना रिलीजियस। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। अनेकता क्यों कहा गया है यहाँ पर, इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता है, यूनिटी की स्पिरिट को मेंटेन रखा जाता है। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता, ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को मेंटेन कर कर रखना है, और वुमेन्स की डिग्निटी का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोसाइट कल्चर, यानी कि जो हमारी धरोहर है, हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, जो कल्चर है उसे भी प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी एक सिटीजन की ही ड्यूटी होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो हेरिटेज साइट है उन्हें भी लोग गंदा करते हैं, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करते हैं, तो ये गलत है। आपको हेरिटेज साइट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। To protect and improve the natural environment including forest, lake, river, wildlife, यानी कि हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, स्वच्छ रखना, ये भी एक सिटीजन का ही कर्तव्य है। चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो या वाइल्ड लाइफ हो, उसमें रहने वाले क्रिएचर्स हो, उन सभी को प्रोटेक्ट करना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवता की भावना डेवलप करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी लोग नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी गलत है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सभी के लिए है, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है इसलिए आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी आपकी ड्यूटी है। To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievements. किसी भी फील्ड में, या तो इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी में, आप नेशनल लेवल पर भी नेशन के लिए प्ले कर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचे और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करे। To provide opportunities for education by the parent, the guardians to his child or a ward between the age of 6 to 14 years as the case may be, यानी कि उन लोगों के लिए एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना जो लोग किसी वजह से पढ़ नहीं पाते। तो 6 से लेके 14 की यहाँ एज दी गई है कि इन बच्चों का इस एज के बीच में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फिर आगे एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन रखी गई है 6 टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये थे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसे जोड़ा गया था। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट अर्लियर दैट ईयर, पहले ये संविधान में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू द अलायंस, यानी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों पर ही अप्लाई होते हैं। जो बाहर से आए लोग हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते हैं। इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द यूएसएसआर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया हुआ। इंडिया ने
अपनी रिपब्लिक और सिटीजनशिप या फिर इमरजेंसी पावर सभी किसी ना किसी से बोरो किया हुआ है, किसी ना किसी कंट्री से बोरो किया हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से बोरो किया है, तो यूएसएसआर से यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया। The inclusion of fundamental duties brought our constitution in line with Article 29(1) of the Universal Declaration of Human Rights and with provision in several modern constitutions of other countries. The inclusion of fundamental duties brought our constitution, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो इंक्लूजन है ये हमारे आर्टिकल 29(1) में हमें देखने के लिए मिलती है। यूनिवर्सल, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है मानव अधिकारों के बारे में। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूटीज का इंक्लूजन जो है ये वहीं पर देखने के लिए मिलता है, एंड विद प्रोविजन सेवरल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। इसके अलावा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं ये कई दूसरे देशों के संविधान को देखते हुए, वहां के प्रावधानों को देखते हुए लिया गया है। It is suggested that a few more fundamental duties, namely duty to vote in an election, duty to pay tax, duty to resist injustice, may be added in due course of Article 51A in Part 4A of the Constitution. और ये भी सजेस्ट किया गया था कि कुछ और भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन्हें हम हमारे संविधान के 51A में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार, टैक्स पे करने की ड्यूटी कि आपको टैक्स पे करना है, अन्याय के खिलाफ बोलना, इन सभी को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया जाए। Available legal provision. Justice Verma Committee was constituted in 1998 to work out a strategy as well as the methodology of operationalizing a countrywide program for teaching fundamental duties in every educational institution as a measure of in-service training. यानी कि यहाँ पर एक लीगल प्रोविजन जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा 1998 में बनाया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने एक स्ट्रैटेजी और एक मेथडोलॉजी बनाई थी जिससे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को सभी संस्थान जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें पढ़ाया जाए, एक इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए मौलिक कर्तव्यों को लेकर, ताकि हमारे नागरिकों को पता चले कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। A summary of such legal provision is given below. अब वो जो लीगल प्रोविजन बनाया गया था उसकी समरी क्या है, in order to ensure that no disrespect is shown to the national flag, Constitution of India and the national anthem, the Prevention of Insult of National Honor Act 1971 was enacted. यानी कि समरी में ये कहा गया कि अगर आप किसी भी कारण कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कारण से नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे इंडिया के संविधान की या फिर नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा 1971। यहाँ पर नेशनल ऑनर एक्ट लागू होगा जिसके तहत आप पर कार्यवाही भी की जा सकती है। The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950 was enacted soon after independence, inter alia to prevent improper use of national flag and the national anthem. यानी कि यहाँ पर the emblems and names, तो यहाँ पर improper use अगर आपने किसी का भी किया, चाहे वो emblem हो, names हो, तो ये एक्ट 1950 में लाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद कि किसी भी तरीके से अगर आप नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो भी ये गलत होगा। ये समरी ये कहती थी। यहाँ पर समरी जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा लाई गई थी 1998 में, पर उस समरी का जो लीगल प्रोविजन था उसकी समरी जो है वो इन एक्ट से प्रभावित है। Imputations and assertion prejudicial to the national integration constitute a punishable offence under section 153B of the IPC. यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से
राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम, इन किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इसे एक ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि एक अपराध माना जाएगा। और आईपीसी के सेक्शन 153 बी के तहत इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। A communal organization can be declared unlawful association under the provision of Unlawful Activities Prevention Act 1967। यानी कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया था, यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए प्रिवेंशन एक्ट 1961 लागू किया गया। Offense related to religion are covered in section 295 to 98 of the IPC chapter। यहाँ पर अपराध को लेकर, लेकिन अपराध धर्म से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू रिलीजन, किसी भी रिलीजन को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं या फिर आप उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे या फिर रिलीजियस बेसिस पे कोई भी ऑफेंस आपने किया हुआ है तो उसके लिए आईपीसी के सेक्शन 295 से लेकर 298 तक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, यानी कि सिविल राइट एक्ट के लिए क्या प्रावधान है? अर्लियर द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, यानी कि पहले इसको अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, यानी अगर आप अनटचेबिलिटी अस्पर्शता पर किसी भी तरह की चर्चा करते हैं या आज भी अस्पर्शता अनटचेबिलिटी को मानते हैं तो उसे भी एक अपराध माना जाएगा। तो पहले ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया था, बाद में इसे बदलकर प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट इसे कर दिया गया था, सिविल राइट एक्ट 1955 इसे कर दिया गया था। सेक्शन 123 एंड 123A of the Representation of the People Act 1951 declares that the soliciting of vote on the ground of religion and the promotion or attempt to promote feeling of enmity or hatred between different classes of citizens of India on the ground of religion, race, caste, community or language is a corrupt practice। यानी कि यहाँ पर 123(3) and 123(3)A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 ये डिक्लेयर करता है कि आप वोट के लिए किसी भी तरह, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पर हो या फिर आप इस तरीके से प्रमोशन नहीं कर सकते कि किसी की भी फीलिंग्स को यहाँ पर हर्ट हो या फिर किसी भी सिटीजन को परेशानी हो, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पर हो चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, पर उसे एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अ पर्सन indulging in a corrupt practice can be disqualified for being a member of parliament। लेकिन अगर कोई भी इस तरीके से अपनी इलेक्शन का प्रमोशन करता हुआ पाया गया तो उसे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं माना जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955, और स्टेट लेजिस्लेचर से भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 8A कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कवर की है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है, आर्टिकल 51A में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसे संविधान में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।